बुलियन मार्केट के लिए को फेड चेयरमैन के बयान का इंतजार था। हालांकि आज भी उनकी टेस्टिमनी है, लेकिन कल के जो बयान है उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि जल्द दरों में कटौती हो सकती है और बाजार अब इस बात को मानने लगा है। 70% से ज्यादा जो ट्रेडर हैं वो मानते हैं कि सितंबर में एक कटौती हो सकती है। हालांकि ये संभावनाएं हैं, आगे देखते क्या है। हालांकि कल गोल्ड पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, दायरे में ही दिख रहा था क्योंकि डॉलर और बॉन्ड यील्ड दोनों मजबूत दिख रहे थे। लेकिन आज यहाँ घरेलू बाजार में देखें तो थोड़ी तेजी यहाँ पर दिख रही है, 72,500 के ऊपर है। लेकिन आगे क्या होगा, तो चलिए यही बातचीत करते हैं मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड पर किशोर सर आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की चाल आगे क्या देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग विश्वंत। आई थिंक जहां तक फेड की सवाल है, उन्होंने काफी हद तक राय क्लियर किया है कि जो ओवरहीटेड इकोनॉमी था वो अभी दैट्स नॉट द केस एनीमोर। जो कूलिंग ऑफ हुआ है एंड स्पेशली लेबर मार्केट आल्सो कूल डाउन। तो एक्चुअली वो एक मार्केट को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो गोल्ड का तेजी है आई थिंक वो अभी भी बरकरार रह सकता है एंड गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी रह सकता है। बट अगेन मोस्ट ऑफ द थिंग हैज बीन डिस्काउंटेड इन द मार्केट। तो आप ये बोल सकते हैं कि चलो अगर रेट का कटौती होता है, सो अभी भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सितंबर में कटौती होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। प्रॉब्ली आपको दिसंबर में शायद कटौती हो, एक रेट कट हो सकता है। बट अगेन मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि ये साल शायद रेट कट नहीं होगा। वो इंतजार करेंगे अच्छा डेटा के लिए। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। हालांकि इतना तो क्लियर हो गया कि जो इकोनॉमी का जो हालत है, जो स्थिति है, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो चुका है। सो दैट एक्चुअली गिवन मार्केट अगेन कॉन्फिडेंस। तो अपसाइड है बट ज्यादा नहीं है। सिल्वर में शायद आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। सो शॉर्ट टर्म में अगर गोल्ड दिखे मतलब 72,800 72,850 के आसपास आपको तेजी हो सकता है, वहां तक आप बाइंग कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 2480 से 2500 तक भी अपसाइड जगह है डॉलर टर्म्स में। सो दैट विल टेक यू टू अराउंड 82,000-83,000। सो तेजी है, बट जैसा हम लोग ने पिछले 1-2 साल में देखा है कि 20-25%, 30% का तेजी है, शायद वो नहीं है। प्रॉब्ली 10 से 12% का तेजी है गोल्ड में। सिल्वर में हालांकि अगर वो देखें तो उससे ज्यादा हो सकता है। सिल्वर में हम लोग, अगर आपको याद है तो हमारा जो जो पुराना रिपोर्ट था सिल्वर लाख रुपए के जो टारगेट देते हुए, उस टारगेट को हम लोग फर्दर अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। आई थिंक वो जल्दी वो रिपोर्ट भी निकलेगा। तो आई थिंक वी आर क्वाइट बुलिश ऑन सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड। तो अब नया टारगेट आप लोग क्या दे रहे हैं और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? 2 दिन रुकना पड़ेगा विश्वमोहन। रिपोर्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है, उस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन आप लोग चांदी पे ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं और गोल्ड आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी नहीं रहेगी। कि पिछले काफी समय से काफी मोटा रिटर्न गोल्ड ने दिया है, तो तेजी रहेगी लेकिन 10-12% के आसपास की तेजी रहेगी। यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए भी व्यू यहाँ पर बुलिश है और ऊपर में 72,850 रुपए तक ट्रेडर्स के लिए यह सलाह है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? कि गोल्ड में अगर देखा जाए तो 72,100 का सपोर्ट ये बार बार मार्केट ले रहा है और जब भी ऊपर से फॉल आता है 72,100 के आसपास से दोबारा 72,500, 72,700, 800 के लेवल से छूता है। मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बन गया है और जो एक्सपेक्टेशन थी सितंबर में रेट कट नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेशन 80% तक की बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए एक सकारात्मक संकेत है, एक पॉजिटिविटी है। तो आज के लिए अगर कोई देखना चाहे तो 72,500 के आसपास मेरे हिसाब से गोल्ड बाय करना चाहिए। 73,000 के लेवल 2 से 3 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं और 72,280 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो इसमें मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ा है। आज भी अगर 92,800 या करंट लेवल पर भी आप बाय कर सकते हो। दोबारा 94,100, 95,000 के लेवल हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं। 92,200 का स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। 200 स्टॉप लॉस और 95,000 रुपए तक भी चांदी जा सकती है, ऐसा दिनेश जी को लगता है। और गोल्ड जल्द 2 से 3 दिनों में 73,000 रुपए भी पार कर सकता है। धर्मेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड सिल्वर पर?
देखिए मेरी थोड़ी विपरीत राय है। मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड है, ओवरबॉट पोज़ीशन पे है और ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंटेड है प्राइस में। अगर आप देखिए प्राइस ऊपरी स्तरों पर कंसोलिडेट हो रहा है। अभी आप कंपैरिज़न करें गोल्ड एंड सिल्वर की, तो वही गोल्ड देखिए 2300 से 2400 का दायरा है और चांदी की बात करें तो 30 से $32 के दायरे में घूम रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट रुपए की वजह से मार्केट में थोड़ी-सी स्थिरता है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से एक लंबी छलांग लगा सकता है। ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, रेट्स कट की बात चल रही है। जैसे किशोर ने भी कहा है कि रेट्स शायद नहीं हो, तो मार्केट में और वोलेटिलिटी आ सकती है। बट मेरे हिसाब से यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से एक एज पे रुका हुआ है और यहाँ से मार्केट काफ़ी शार्प करेक्शंस भी दे सकता है और ये करेक्शन यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से 1000 से 1500 रुपया नीचे गिर सकता है। तो मैं चांदी में बिकवाली की सलाह दूँगा। मुझे लगता है कि छोटी अवधि के लिए 90,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे चांदी बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो चांदी में आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है 90,000 पे, और गोल्ड 1,000 रुपए कह रहे हैं, तो क्या यहाँ से 71,500 तक गोल्ड आ सकता है? डेफिनेटली अगर आप देखिए तो 70,000 से लेके 73,000 का लेवल है। मार्केट इसी दायरे में काफी दिनों से है, इनफैक्ट काफी महीनों से मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे कोई लंबी अवधि के लिए कोई बड़ी कोई न्यूज नहीं है, ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है। डॉलर काफी फर्म हो रहा है, तो इस कारणवश यहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रेशर बरकरार हो है और यहाँ पे एक गिरावट आएगी तभी बाई करने की मौका मिलेगा क्योंकि इतनी ऊपरी स्तरों पर बाई करने की डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी चल रहा है। स्पॉट मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। रही चांदी की बात, तो सेपा के एग्रीमेंट के कारण इंडिया में जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंटेड है, स्पॉट प्रीमियम में चल रहा है, तो काफी डिस्काउंट 8% से 15% का स्प्रेड आ चुका है। तो उस कारणवश आप देखिए कि चांदी का उथल-पुथल ज्यादा रहेगी और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे वोलेटिलिटी आएगी तो यहाँ पे गिरावट दोनों काउंटर पे होगा। स्पेशली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड 1000 रुपए की गिरावट यहाँ से करंट लेवल से देखने मिल सकती है आपको। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको लगता है कि दबाव यहाँ पर दिख सकता है। और गोल्ड में जो 1,000 रुपए की बात आप कह रहे हैं, तो उसका दिन बता दीजिए, कितने दिनों में ये गिरावट आ सकती है? मेरे हिसाब से अगर ये महीने के अंतराल तक आप देख सकते हैं कि मार्केट में शार्प कनेक्शन देखने मिल सकता है। ओके, वंदना जी, आप क्या राय बना रही हैं गोल्ड सिल्वर पर? वर्षमान जी, मुझे लग रहा है कि संभल के यहाँ पे ट्रेड करने का समय है और जो अपसाइड है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। $2400 एक हर्डल लग रहा है मुझे कॉमिक्स में, और डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड बाइंग मुझे लग रहा है। लेकिन एक रीजन यहाँ पे है जो कि गोल्ड को अपसाइड दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अदर थिंग्स, ये है कि बिटकॉइन से आउटफ्लोज देखने को लगातार मिल रहा है और वो पैसा यहाँ पे गोल्ड काउंटर में भी आ रहा है। ETF बाइंग यहाँ पे 12 महीने बाद यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखी है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से अभी टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाय में रहना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अपसाइड के लिए तो 72,550 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 72,800 का है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,425 का। मुझे लग रहा है कि MCX भी एक बार 73,000 के करीब गोल्ड की रैली जो है वो रुक सकती है फॉर द टाइम बिंग। और सिमिलर मेरा जो पैटर्न है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिल्वर में भी। सिल्वर में 6 महीने में 30% का जो रिटर्न है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो काफी हैंडसम रिटर्न है यहाँ पे, और बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दे रहा है सिल्वर। तो अब मुझे लग रहा है कि एक बार 93,100 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 93,700 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 92,900 का। तो इसमें मुझे लग रहा है कि 73,000 एक हर्डल हो सकता है गोल्ड के लिए, और 94,000 यहाँ पे एक पॉज देख सकता है सिल्वर भी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन के बाद फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है सिल्वर में। ओके, शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिख रही है, लेकिन जो कॉल्स वंदना जी बता रही है, आज के कॉल्स है, इनको लग रहा है कि 94,000 के आसपास एक हर्डल होगा, उसको पार करना मुश्किल होगा चांदी के लिए, और गोल्ड के लिए 73,000 के लिए वो हर्डल होगा, और शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन की संभावना है, लेकिन आज के लिए बाइंग की सलाह वंदना जी दे रही हैं। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में खबर ये है कि API के जो डेटा आए हैं यूएस में, उसमें क्रूड के स्टॉक में कमी आई है। वो कमी, और बाजार का अनुमान था करीब 2.5 लाख बैरल घटने का स्टॉक, और ये करीब 19 लाख बैरल घटा है। और पीछे इसके पहले वाले हफ्ते में भी क्रूड स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से कमी आई थी। लेकिन अब वापस से दक्षिण गाजा से रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल के हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है, और इस दौरान ये काफ़ी अहम है ये आंकड़े, क्योंकि सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हमास के साथ चल रही है। उसके बीच में अगर इस तरह की खबरें आती है तो डेफिनेटली ये सप्लाई को लेकर चिंता बना सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गाजा शहर में टैंकों के आगे बढ़ने से वहाँ के लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ये फिलिस्तीनी अधिकारियों ने ये बयान दिए हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल लगातार चौथे दिन तो आज नरमी दिख रही है, लेकिन क्या ये नरमी बनी रहेगी या आगे फिर से तेजी की संभावना दिख रही है?
उस्मान, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। जैसा आपने बताया कि जो लास्ट 2-3 दिन से जो गिरावट देखा था ऑयल में, सो आई थिंक वो वहाँ पे आपको जो पॉलिटिक्स थोड़ा-सा कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे वो प्रीमियम हटते हुए दिख रहे हैं। जो हरिकेन प्रीमियम बिल्ड हुआ था, तो वो भी हटते हुए दिख रहा था। बट एक चीज़ आपको, एक जो बैकग्राउंड स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था पिछले 1 डेढ़ साल से वो कि डिमांड कमज़ोर था ऑयल के लिए। तो आई थिंक वो स्टोरी का टर्न अराउंड हुआ है पिछले 2-3 महीनों से। एंड अभी जो है फिजिकल डिमांड इम्प्रूवमेंट और फिजिकल डिमांड में जो है वो बढ़त दिख रहा है। तो उसके वजह से एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। सेकंड इज़, आज वापस थोड़ा-सा जो जियोपॉलिटिक्स स्पेशली इज़राइल हमास का जो सिचुएशन है वो थोड़ा-सा एस्केलेट हुआ दिख रहा था। तो उसके वजह से भी थोड़ा-सा ऊपर दिख रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे डिमांड का स्टोरी अभी भी पूरी तरह से प्ले होते हुए दिख नहीं रहा है। एक रेंज बाउंड मार्केट अभी यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हायर लेवल पे मतलब 6830 के आसपास आप इंट्राडे एक बार बिकवाली करके चल सकता है। 6700 6710 तक भी आपको डाउनसाइड है। अगेन आपको थोड़ा-सा अगर सेफ रखना है तो 6750 का जो पुट ऑप्शन है 60-65 रुपए के आसपास अवेलेबल है, वो खरीद के चल सकते हैं। 45 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 90-100 रुपए तक भी ये पुट ऑप्शन चल सकता है। बट अगेन मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। आपको हायर लेवल्स पे अराउंड 6900 6950 के आसपास का अपसाइड है। नीचे में आपको 6650 के आसपास का डाउनसाइड है। आई थिंक ये रेंज आपको थोड़े दिनों तक दिखेगा। यहाँ पे दोनों पुश एंड पुल फैक्टर्स दोनों है। यूएस के इन्वेंटरीज कमजोर हो रहा है, वो थोड़ा-सा पॉजिटिव है। चाइनीज़ का डिमांड नंबर्स बेहतर हुआ, वो थोड़ा-सा पॉजिटिव है, बट चाइनीज़ डिफ्लेशनरी नंबर्स नेगेटिव है। सो ओवरऑल अगर देखें तो दोनों तरीके से फैक्टर्स है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा कच्चे तेल का, इनको लगता है। ऐसे में आप यहाँ पर अभी का जो ट्रेंड है वो कमजोरी का है, तो फ्यूचर्स में भी बेच सकते हैं। रिस्क एपेटाइट कम है तो आप पुट का ऑप्शन के साथ जाए। 6750 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की भी सलाह है। धर्मेश जी, आप बताइए, क्रूड पर आपकी राय और नेचुरल गैस दोनों पर राय दें। देखिए, इनफैक्ट विश्वमन जी, मैं कंटिन्यूसली लास्ट 2 हफ्ते से यही कह रहा हूँ कि कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर मार्केट सस्टेन नहीं होगा। इसका एक ही कारण है कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे है, प्लस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ नहीं रहा है, डिमांड एज सच है नहीं, आर्टिफिशियली ड्रिवन है। और अगर यूएस में जो इलेक्शन है नवंबर में, अगर बाइडेन को जीतना है तो वो कच्चे तेल को ऊपरी स्तरों पर सस्टेनेबल करने के मौका नहीं देगा, और यही हो रहा है कि फिर से मार्केट 83 84 से कंटिन्यूस प्रेशर में है। मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि ये जो गिरावट है वो $77 से लेके $75 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं डब्ल्यूटीआई में। जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 6600 से लेके 6400 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक उछाले पे बिकवाली करके चलिए। जब तक मार्केट 7000 के ऊपरी स्तरों पर टिकता नहीं है, ट्रेंड वीक है और यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में प्रेशर बना रहेगा, स्पेशली अक्टूबर तक। आप बताइए वंदना जी, आपकी राय क्या है क्रूड नेचुरल गैस पर? विश्वनाथ जी, मैं भी एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि $84 एक हर्डल था, वहां पे ये सस्टेन नहीं किया, वहां से लगातार गिरावट आई है। नीचे मुझे लग रहा है कि $78 जो है वहां पे एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी, तब तक यहाँ पे गिरावट रहनी चाहिए। और एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 6785 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6720 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए करीब करीब 6810 का। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कम होके आती है तो गैसोलीन की इन्वेंट्रीज पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर उसमें बढ़त होती है तो वो थोड़ा सा क्रूड के अपसाइड को यहाँ पे लिमिटेड कर सकता है, तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज पे भी हमें ध्यान देना होगा। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की 196 के करीब यहाँ पे सेलिंग ही करना चाहिए। 192 का टारगेट होगा, 198 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यूरोप का जो टीटीएफ फ्यूचर्स है वो डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अभी फॉलो कर रहा है नेचुरल गैस। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए तो 185 तक भी लेवल्स देख सकते हैं नेचुरल गैस में डाउनसाइड का। तो आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस में और गिरावट आ सकती है। दिनेश जी, कॉपर देखिए 5 जुलाई को जो 1 महीने का हाई था वहां से अब फिसला है। मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को लेकर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है चाइना में। क्या लग रहा है, कॉपर और गिर सकता है क्या? आपकी नई कॉल क्या है कॉपर पर? जी बिल्कुल, 945 का जो हाई देखा था वहां से अगर देखें तो 835 का नीचे लो बना के दोबारा रिकवरी करके 880 के आसपास आया है। ये थोड़ा दोबारा करेक्टिव फेज है। मुझे लगता है टेक्निकली स्पीकिंग एक फ्लैग पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है। आज मुझे लगता है कि 863 50 864 का दायरा ये बाय का जोन रहेगा। 850 850 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 870 877 अपसाइड मुझे लगता है कि कॉपर जरूर आज रिबाउंड कर सकता है।
यानी आपको रिबाउंड की उम्मीद है 870 से लेके 877 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो भी ध्यान रखिएगा। कर रहे थे किशोर सर, आप बताइए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? आज तो सभी कमजोर दिख रहे हैं, किस साइड की ट्रेड की रणनीति आप लोग दे रहे हैं, क्या सलाह है? विश्वान, यहाँ पे चाइनीज डिफ्लेशनरी सिनेरियो को लेकर एक्चुअली क्या है कंसर्न्स है। सेकंड इज कि अगेन रेट कट का उम्मीद तो थोड़ा बढ़ गया, बट मार्केट इज स्टिल नॉट बिलीविंग कि जल्द से जल्द रेट कट होगा। एक ही पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे कि इतना नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं चाइना से कंजम्पशन को लेकर और इसको लेकर जो इकोनॉमी को हेल्थ को लेकर, देन प्रॉब्ली एक स्टिमुलस का होप है, वो एक पॉजिटिव है। बट वो जब स्टिमुलस आएगा देखा जाएगा, बट तब तक तो यहाँ पे वीकनेस ही दिखना चाहिए। हालांकि जो क्लैरिटी ऑफ द व्यू है आपको जिंक में ज्यादा है। जिंक जुलाई वायदा 272 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चल सकता है। 274 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 268 हाफ का टारगेट्स हो सकता है। कॉपर भी आई थिंक 866 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चल सकता है। 869 का स्टॉप लॉस और नीचे में 860 के आसपास का टारगेट के लिए। यानी आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड कमजोर दिख रहा है, तो जिंक भी बेचे 272 के लेवल पे 268 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए। आप बताइए आपकी राय क्या है? वंदना जी, आप क्या सलाह दे रही हैं मेटल्स में आज? मुझे लग रहा है कि कॉपर की इन्वेंट्री विश्वमान जी अब शेफे के साथ साथ एलएमए में भी स्वेल हो रही है, तो यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है। 867 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 862 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 869 का। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस एक बार 860 की तरफ जा सकते हैं और वहां से फिर रीबाउंड देखने को मिल सकता है हल्के करेक्शन के बाद। धर्मेश जी, आपकी राय मेटल्स पे, पूरे बेस मेटल्स पैक पर? देखिए, मेरी टॉप पिक रहेगी कॉपर में। मैं किशोर और वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ऊपरी स्तरों पर जो सस्टेनेबिलिटी वो काफी कम लग रही है। यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूस रह सकता है और प्राइस यहाँ से 850 के लेवल भी दिखा सकता है। तो मैं सलाह दूंगा 835 865 पे बिकवाली करे, 870 का स्टॉप लॉस रखिए और 850 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली बिठा सकते हैं। अगर मार्केट यही स्थिति रही तो ये प्रेशर बरकरार रहेगा और प्राइस यहाँ से 840 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो पोजिशनली मैं रहना रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं कॉपर में। ओके, तो पोजिशनली यहाँ पर बेचने की सलाह धर्मेश जी की तरफ से आ रही है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। एग्री मार्केट में जीरा लगातार कमजोरी अब दिखाने लगा था, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही है, 28,000 के ऊपर है। दिनेश जी, जीरे पर क्या राय है? जी, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है जो 28,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली सारे जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मार्च से अभी तक के बैकवर्डेशन में चल रहे हैं और बायर को बस इसी चीज का फायदा है कि जो बाइंग लेवल है उनके 1,000 रुपए नीचे है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और डिमांड बिल्कुल मतलब निरंतर है, उसके अनुरूप है। तो आई थिंक अराउंड 27,500 अगर आता है तो एक बार बाइंग बनता है और 28,600 28,700 में इसका एग्जिट बनता है। एकदम रेंज बाउंड मार्केट है, 1000 रुपीज की रेंज में आने वाले 3 से 4 दिनों में चलता हुआ नजर आता है। हल्दी अब धीरे धीरे काफी कमजोर होती जा रही, क्या लग रहा है और गिरावट दिख रहा है क्या हल्दी में दिनेश जी? बिल्कुल, हल्दी तो काफी कमजोर नजर आ रही है क्योंकि बरसातें अगर होती है और सोइंग अगर बढ़कर आती है, जो कि एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि प्राइजेस काफी ऊंचे हैं और किसानों को इन प्राइजेस में काफी मुनाफा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि 15,550 15,600 ये लेवल पर अगस्त का वायदा बिल्कुल बिकवाली करना चाहिए। 15,100 के नीचे के लेवल्स और अपसाइड 15,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंदना जी, जीरे पर आपका व्यू क्या है? क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए 28,000 के आसपास? मुझे लग रहा है प्राइसेस काफी नीचे आए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ सकती है स्पॉट में, तो 27,800 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 28,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,600 का। अगेन क्वेश्चन है कि इसमें सप्लाई स्मूथ है अभी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस अगर 28,200 400 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे चलना चाहिए और वहां पे एक हर्डल आ सकता है। आरगम में क्या करना चाहिए वंदना जी? 10,500 के ऊपर है, लगातार दूसरे दिन थोड़ी खरीदारी दिखी है, क्या ये कंटिन्यू होगी तेजी? जी, मानसून का अच्छे मानसून का इम्पैक्ट आया था, लेकिन अब यहाँ पे रिबाउंड देखने के लिए मिल रहा है, तो करीब करीब 10,750 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 10,950 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,650 का। 11,000 से 11,100 तक ये कमोडिटी जा सकती है इस बार। तो ये व्यू है गुआरगम को लेकर। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, धर्मेश जी, किशोर सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने कंसल्टिंग और रिसर्च फर्म नागराज के
कंसल्टिंग और रिसर्च फर्म ट्रांसग्राफ के चेयरमैन नागराज मेधा जी से खास बातचीत की थी शुगर सेक्टर को लेकर, उत्पादन से लेकर अगले सीजन के उत्पादन तक, और एथनॉल पर जो सरकार का फोकस है उससे क्या कुछ बदलने वाली है तस्वीर पूरे शुगर सेक्टर की। आइए वो इंटरव्यू आपको सुनवा देते हैं। शुगर सेक्टर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो गहरी पकड़ रखते हैं, गहरी समझ रखते हैं, अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। नागराज मेधा साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन के नंबर पर ही आता हूँ सीधा, क्या लग रहा है किस तरह के उत्पादन की उम्मीद 2023-24 को लेकर आप लोगों का फाइनल फिगर क्या कह रहा है? ओके, 23-24 में हमारा टोटल net sugar production is around 32.5 million tons. Okay. And gross is close to 35 million tons. Okay. Where we are seeing ethanol diversion of around 2.5 million tons. Okay. Going into the next year, because we had the drought during the growing stage, the net sugar production could be around 29.5 million tons. And overall sugar production might fall by 2 million tons from 35 to 33 million tons. So next year, even though the sugar production, gross sugar production in terms of sucrose levels is lower, we are expecting for ethanol diversion around 3.5 million tons. Okay. And the actual sugar production to be around 29.5 million tons. ओके सर, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस तरह के मॉनसून के नंबर्स अभी तक के जो अनुमान लगाया जा रहे हैं, लग रहा है कि 2024-25 काफ़ी बेहतर रहने वाला है, उसके बाद भी आपका फिगर कम क्यों है? क्योंकि ये मानसून का अभी जो 100 डेज का क्रॉप है, जैसे राइस है, वो 100 डेज का क्रॉप ये मानसून के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन शुगर का 8 महीने का क्रॉप होता है। ओके। तो आपका जो रेनफॉल रबी के समय में आपको जो ड्राट लगा था लास्ट समय, वो लास्ट सीजन का जो मॉइस्चर है वो नहीं मिल पा रहा। हाँ, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये जो अभी जो मौसम है वो नेक्स्ट ईयर के लिए 25-26 मिलियन टन के लिए 40 मिलियन टन तक शुगर का टोटल प्रोडक्शन from 33 it may go to 40 million tons, but that is in next year 25-26. 24-25 में आपको जो वेदर का इम्पैक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके सर, आपके डेटा को देख रहा था मैं, उस डेटा के हिसाब से करीब आपका जो खपत का जो लेवल है 288 के आसपास है, 288 लाख टन के आसपास। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। 288 लाख टन के आसपास कंजम्पशन लेवल। यस। क्या लग रहा है, क्या उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक बचेगा, क्या हम इस स्थिति में रहेंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए मार्केट में? एक्सपोर्ट तो नहीं हो पाएगा ये सीजन में, क्योंकि जो भी आपको थोड़ा 1 मिलियन स्टॉक्स विल बी फ्लैटिश। ओके, हमको जो रफली 28.8 मीन्स आपको अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम अराउंड 7 मिलियन टन 6.5 मिलियन टन का स्टॉक तो रहेगा। गवर्नमेंट विल मेंटेन द सेम स्टॉक, एंड जो भी हमको बचेगा 1 मिलियन टन विल बी गोइंग मोर टुवर्ड्स एथेनॉल, एंड इट मे नॉट हैपन दैट एक्सपोर्ट्स विल हैपन। ओके, एथेनॉल को लेकर क्या लग रहा है? अगले ब्लेंडिंग को लेकर जिस तरह का सरकार का फोकस है, ब्रोकन राइस से लेकर मेज तक पर फोकस किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार का डाइवर्जन और भी ज़्यादा रह सकता है? 2 साल के पहले हमको एथेनॉल के लिए मेजर सोर्स वाज ओनली शुगर बेस्ड। ओके, लेकिन लास्ट ईयर में ये पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। इन स्पाइट ऑफ फॉल इन द नॉट अ शार्प इंक्रीज टू ऑफ शुगर डाइवर्शन टू एथेनॉल, वी हैव सीन टोटल blending increasing to close to 12.5% in the last 5-6 months average, and by October we are expecting total blend percentage will increase to 13.5%. Okay. Mainly because 4.4 billion liters of ethanol is going to be produced, in which approximately 2 billion will come from maize and another 1.9 from the rice, basically broken rice.